हाय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जीएस ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करता हूँ कि जो जनरल स्टडीज़ का ज्योग्राफी सेक्शन है इसमें आप लोगों को ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, मीन्स व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी इन जीएस ज्योग्राफी सेक्शन। तो एक तो पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप इसको थोड़ा सा उससे अलग तरीके से देखेंगे क्योंकि इसमें जो भी जनरल स्टडीज़ के जो भी टॉपिक्स हैं हम उस पर फोकस करेंगे जो यूपीएससी ने या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का जो जनरल स्टडीज़ का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, राइट। तो इसमें हम स्लाइड बाय स्लाइड इसमें हम आगे देखते जाएंगे कि जैसे ज्योग्राफी का जो टोटल डिवीज़न हमने किया है उसमें से उस डिवीज़न में से फर्स्ट डिवीज़न है आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का भौतिक भूगोल। आप सिविल सर्विसेज का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर फोकस किया गया है, राइट। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है फिजिकल ज्योग्राफी में, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, या जिसको हम हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं, राइट। तो भू आकृति विज्ञान का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अर्थ इंटीरियर, बल्कि इससे भी पहले एक छोटा सा क्लास हमारा, एक छोटा सा लेक्चर होगा किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो मुख्य सिद्धांत है दैट इज नेबुलर थ्योरी या निहारिका परिकल्पना, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। उसके पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बिग बैंग थियरी के ऊपर, जो बिग बैंग सिद्धांत है कि मैटर या पदार्थ कैसे एग्जिस्टेंस में आया, राइट। तो जो अर्थ का, इसके बाद हम लोग अर्थ का इंटीरियर है जो, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे जो हमारा एक तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक होगा आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर। देन क्या हम देखेंगे कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड लैंडफॉर्म्स, मतलब जो अंतर्जात बल हैं और जो स्थलाकृतियां हैं, ये अंतर्जात बल क्या होते हैं और उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां या कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट। थर्ड टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रॉक्स, चट्टाने। चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं, जैसे आपने अपने 10th तक का जो भी आपने जीएस या जो भी आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट सोशल साइंसेज में आपने पढ़ा है वहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा कि चट्टाने मुख्यतया 3 प्रकार की होती हैं, राइट। एक आपकी आग्नेय चट्टान होती है, दूसरी आपकी अवसादी चट्टान होती है, तीसरी आपकी कायांतरित चट्टान होती है। तो वो तीनों तरीके की चट्टानें, उनकी मुख्य विशेषताएं, वो कैसे बनती हैं, और बाद में एक शैल चक्र जिसको रॉक साइकिल कहते हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, राइट। देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आइसोस्टेसी। ये शायद ये टॉपिक आपने अभी तक मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा अभी कम फोकस किया हुआ है। यूपीएससी ने भी अभी तक मुझे नहीं याद आ रहा है कि शायद प्रीलिम्स या मेंस में भी कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, बट बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि मेंस में, प्रीलिम्स में तो नहीं बट मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर अगले 1-2 साल में आने वाला है यूपीएससी में। देन जो फिफ्थ टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सोजेनेटिक। जैसे इंडोजेनेटिक हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे कि एक्सोजेनेटिक जो पृथ्वी के बाह्य बल हैं, जो बहिर्जात बल हैं, वो किस प्रकार से होते हैं और उनसे जो निर्मित तमाम तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे, राइट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया अच्छे से तो आप प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा आप
जो इसके बाद का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। आप इनको भी समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये हो गया हमारा होल जियोमॉर्फोलॉजी का या भू आकृति विज्ञान का सिलेबस। देन हम फिर क्या देखते हैं कि जो विश्व का भौतिक भूगोल है उसमें आफ्टर जियोमॉर्फोलॉजी, जो आपका भू आकृति विज्ञान है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है दैट इज ओशिनोग्राफी या समुद्र विज्ञान। मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको हमने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जो इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक देखा। सेकंड इज ओशिनोग्राफी, जो हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं। थर्ड आपका क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, जो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। फोर्थ वन इज बायोजियोग्राफी या जिसको बोलते हैं जैव भूगोल। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 डिवीजन है किसके, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के। और ये यूपीएससी का जो भी सिलेबस है उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। तो ओशिनोग्राफी में हम लोग क्या क्या देख रहे होंगे, एक तो बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द ओशंस, इसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा ये क्या होगा कि जो ओशनिक एरियाज हैं उनका जो बॉटम है, उनका जो महासागर का जो नितल है, जो उनकी तलहटी है, उसकी स्थलाकृति कैसी है, उसके लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखेंगे, राइट। फिर हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी प्रोफाइल ऑफ द ओशंस, मतलब जो ओशंस हैं, जो महासागर हैं, उनमें टेम्परेचर मतलब तापमान और लवणता, उनका क्या पैटर्न है ना, उसके चेंजिंग पैटर्न को वो किन से किन किन फैक्टर से, किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं, वो देखेंगे हम लोग। देन हम लोग थर्ड टॉपिक है इसमें समुद्री धाराएं। आप देखते होंगे प्रीलिम्स में लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस वाले सब टॉपिक से जरूर पूछा जाता है, राइट। तो समुद्री धाराएं, ओशनिक करंट्स, ये कैसे बनती हैं, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, वो गर्म है तो क्यों है, वो ठंडी है तो क्यों है, और पूरे एक जनरल पैटर्न ऑफ दी ओशनिक करंट्स इन ऑल दी ओशंस, ओके, उसको हम लोग कवर करेंगे। देन फोर्थ टॉपिक क्या होगा हमारा, कोरल रीफ्स और साथ में कोरल ब्लीचिंग, जो कि एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। मतलब ये एक तरीके से कॉमन टॉपिक होगा किसका, एक तो इसको हम बायोजियोग्राफी में भी इसको हम कवर कर सकते हैं, और दूसरा कोरल ब्लीचिंग को हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में भी कवर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग उसका एक तरीके से हमारा सोचने का एक नजरिया होगा। तो कोरल रीफ्स के साथ साथ इसको हम कनेक्ट करके पढ़ लेंगे, राइट। देन टाइड्स या ज्वार भाटा। तो ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो हम समुद्र विज्ञान जीएस ज्योग्राफी में और उसके अंतर्गत आने वाले फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस में हम ये 5 मेजर टॉपिक्स स्टडी करते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी। मैंने बताया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हम लोग किस पे आएंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। जो भी अभी आजकल आप देख रहे होंगे, बहुत सारा लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल, हेवी रेनफॉल हो रही है, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में। तो वो हेवी रेनफॉल है जो, वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा वेदर का पैटर्न है, ठीक है। अब ये वेदर पैटर्न जो कि एक जनरल वेदर था, जो मतलब सामान्य मौसम होता था, वो डिस्टर्ब कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा मेजर रेनफॉल कैसे हो रही है, इतनी हेवी रेनफॉल कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके पीछे की जो साइंस है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसको हम लोग समझते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, राइट। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अर्थ का एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने बहुत सारा आपने 10th तक के आपके सिलेबस में जो भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा उसमें आपने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी वायुमंडल की परतें देखी होंगी, राइट। तो वो सारा हम लोग इसमें
स्टडी करेंगे। फिर हीट बजट के बारे में हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का तापमान है, खासतौर पे आजकल जो बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, तो हीट बजट अपना डिस्टर्ब हुआ है कहीं ना कहीं। जो अपना हीट बजट है अर्थ का, पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, राइट। थर्ड जो इसका टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स, जो विश्व के दाब कटिबंध हैं और पवने हैं। अब पवने बहुत प्रकार की हम पढ़ेंगे, प्लानिटरी विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं, तो जितने भी तरीके की पवने हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खासतौर पे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है, राइट। ये प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स वाले टॉपिक से। देन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अभी जो मैं बता रहा था आपको कि बहुत हेवी रेनफॉल हो रही है, तो जो वर्षण है, जो प्रेसिपिटेशन है, वो कितने प्रकार का होता है और कहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। देन जेट स्ट्रीम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मॉडर्न थ्योरी भी है। जो आप जो मानसून की थ्योरी पढ़ते हैं कि जैसे भारत में आपको पता है कि मानसून आता है, तो मानसून के पीछे का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो क्या है, जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरी है। तो उसमें हम पहले जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे और फिर जेट स्ट्रीम की सहायता से हम भारत के मानसून को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और एयर मासेस, यूपीएससी ने जब फर्स्ट टाइम अपने जीएस के सिलेबस में उसके पैटर्न में चेंज किया था, तो उस साल मुझे याद है शायद 2013 वाले पेपर में ही है, मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एयर मासेस से। तब से दोबारा कभी मुझे नहीं याद आ रहा है कि रिपीट किया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक से अगेन कोई ना कोई क्वेश्चन अगले एक दो साल में प्रीलिम्स या मेंस में जरूर पूछा जाएगा, राइट। देन टेम्परेट साइक्लोन, ये दोनों जो टॉपिक हैं, टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये वाला टॉपिक और ये मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इन दोनों टॉपिक से रेगुलर प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आते हैं। आपके यूपीएससी में भी आते हैं और स्टेट पीसीएस में भी आते हैं। और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स, विश्व के जलवायु प्रकार। हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है अपने प्रीलिम्स में, और जरूर मेंस में भी इसके आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बायो जियोग्राफी या जैव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी का ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायो जियोग्राफी। इसमें हम जो मेजर टॉपिक्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो ये जो चार मेजर टॉपिक्स हैं, पहला है जेनेसिस ऑफ सॉइल्स, मतलब मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर मृदा की परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड में जो सॉइल के टाइप्स हैं उनको देखेंगे। पृथ्वी का, ये गलत लिख गया है, इसमें होना चाहिए मृदा प्रकार, विश्व में मृदा के प्रकार, मतलब जो विश्व वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे कितने टाइप के सॉइल्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे, राइट। देन वर्ल्ड लेवल पे कितने प्रकार के फॉरेस्ट टाइप्स हैं, मतलब नेचुरल वेजिटेशन, जो कि विश्व में वनस्पतियां हैं, उनका वितरण, कितने प्रकार के वन होते हैं खास तौर पे, और उनका वितरण, वो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के वन होते हैं, पाए जाते हैं। ये भी एक, ये आप ये समझ लीजिए कि ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी लगभग हर साल इनसे एक या दो क्वेश्चन पूछता है। देन वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये करीब 5-6 साल पहले यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया था प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में 3 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक पूछ रहा था। अभी भी, इस साल भी और पिछले साल भी 1-2 क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ से यूपीएससी पूछ रहा है। और ये हमेशा, मैंने बताया ना कि ये जो बायोजियोग्राफी वाला जो पूरा, ज्यादा इसमें टॉपिक्स भी नहीं है, मतलब मेजर आप टॉपिक्स देखेंगे तो इसमें सॉइल्स, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये तीन ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और इसको अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से, तो आप ये समझ लीजिए कि ज्योग्राफी के आपके 3 से 4 क्वेश्चन श्योर हो गए प्रीलिम्स में। और जाहिर तौर पे मेंस में भी एक ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, आपको भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए,
क्योंकि जब आपने एक बार विश्व का भूगोल समझ लिया तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन ज्योग्राफी का बन गया। उसके बाद आप इसको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 टॉपिक्स हैं भारत के भूगोल में। जो ये एक तरीके से भारत का फिजिकल ज्योग्राफी है। ये क्या है? भारत का भौतिक भूगोल है। मतलब आप ज्योग्राफी को मेनली आप फिजिकल और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप डिवाइड करते हैं। तो जैसे आपने वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, फिर आप इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये जस्ट वैसे ही है जो आपने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में जो मैंने बताया कि रॉक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया में रॉक का क्या सिस्टम है, कितने टाइप की रॉक्स हैं, उनके क्या क्या नॉमेनक्लेचर हैं, क्या क्या नाम है, उनका नामकरण कैसे किया गया है, और कौन कौन से एरिया में कौन से रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, ये सारा आप स्टडी करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना में, राइट। देन जियोमॉर्फिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये एक तरीके से भारत के जो भी इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब अगर आप इंडिया को मेजर लैंड फॉर्म्स में डिवाइड करें तो आप देखते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में आपका क्या है? हिमालयाज है, मतलब कि नॉर्दर्न में क्या है? माउंटेनस एरियाज है। एकदम सदर्न पार्ट में क्या है? आपका प्लेटो वाला एरिया है, मतलब पठार है। मतलब ऊपर हिमालय का पूरा क्षेत्र क्या हो गया? पर्वत हो गया। दक्षिण भारत का क्षेत्र क्या हो गया? पठार हो गया। और जो मध्य क्षेत्र है भारत का वो क्या है? आपको पता है कि गंगा यमुना का पूरा मैदान है, सिंधु गंगा यमुना का मैदान है, सिंधु गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। तो वो पूरा मतलब कि भारत को अगर आप डिवाइड करें तो 5 मेजर डिवीजन्स हैं भारत के। एक नॉर्थ में हिमालयाज, साउथ में आपका प्रायद्वीपीय पठार, मध्य क्षेत्र में पूरा मैदान, और आपके प्रायद्वीप को घेरते हुए दोनों तरफ तटीय मैदान, वो चौथा एरिया हो गया, चौथा डिवीजन हो गया। और पांचवा क्या है? आपके द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो भारत को जो 5 जियोमॉर्फिक डिवीजन्स हैं उनके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देन आप इसको समझ गए तो आप इसके साथ साथ ही पढ़ेंगे ड्रेनेज ऑफ इंडिया। मतलब आप किसी, जैसे आप हिमालयन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, हिमालयाज को आप स्टडी कर रहे हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में बहने वाली नदियों को भी आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो भारत का अपवाह है, नदियां हैं, इसमें साथ में अपवाह में आप झीलों को भी कवर कर सकते हैं। तो वो भी चूंकि एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, राइट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून, अभी जो मैं बता रहा था कि अगर आपने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ लिया तो आप भारत के मानसून को समझने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम जो हम पढ़ चुके होंगे तो इसको हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आजकल मानसून का जैसे समय चल भी रहा है और हेवी रेनफॉल हो रही है। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया, अच्छा, मानसून में या रेनफॉल में जेट स्ट्रीम के साथ साथ इसके पहले जो हम लोगों ने समझा कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, तो जो साइक्लोनिक, एक तरीके से जो साइक्लोन का इफेक्ट होता है ना, वो साथ में उसको एक तरीके से पुश देता है। तो साइक्लोन और जेट स्ट्रीम और वेस्टर्लीज, ये सारा मतलब जो भी आप बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हैं उनको जब आप समझ जाएंगे, डिप्रेशंस, ठीक है, आपने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, जब इन सारी चीजों को समझ जाएंगे तो भारत के मानसून को आप समझ जाएंगे अच्छे से। देन सॉइल्स ऑफ इंडिया, जैसे आपने बायोजियोग्राफी में आपने पढ़ा वर्ल्ड सॉइल टाइप्स की, विश्व में कितने प्रकार की सॉइल होती है, वैसे ही भारत में कितने प्रकार की और कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वो कैसे बनती हैं। तो भारत में 8 मुख्य प्रकार की मृदाएं होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, राइट। देन इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स, जैसे आपने विश्व में वन के प्रकार पढ़े वैसे ही आप भारत के वन या भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप स्टडी करेंगे। और जैसे आप विश्व में वाइल्ड लाइफ के बारे में आपने पढ़ा वैसे ही भारत की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देन हम अपने लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, जो है क्या? इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब विश्व का और भारत का आर्थिक भूगोल। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि यूपीएससी फिर भी हर साल 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और एक
एक आध क्वेश्चन कभी मेंस में इस एरिया से पूछता है, तो फिर भी आपको इसको पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में क्या है, आपने जो एरिया छोड़ दिया वहीं से क्वेश्चन आएगा उस साल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी एरिया आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, राइट। तो सबसे पहले इसमें आप क्या पढ़ रहे होंगे, एग्रीकल्चर। तो वर्ल्ड में एग्रीकल्चर कितने टाइप की होती है और कहाँ कहाँ कौन कौन से अनाज या कौन कौन से जो भी फार्मिंग सिस्टम्स हैं वो अपनाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर खेती किस किस अलग अलग अनाज की होती है, या अलग अलग, जैसे कहीं पर कपास उगाया जाता है, ठीक है, कहीं मतलब वो एक तरीके से एक व्यावसायिक खेती हो गई। तो कहीं पर बहुत ज्यादा गेहूं उगाया जाता है, कहीं पर बहुत ज्यादा धान उगाया जाता है, कहीं पर चना उगाया जाता है। तो वो जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है, कहीं पर बहुत ज्यादा पशुपालन ही किया जाता है, मतलब वहां पर इस तरीके से खेत वगैरह अवेलेबल नहीं है, उस तरीके की मिट्टी नहीं है, वैसी जलवायु नहीं है, तो वहां पर पशुपालन के ऊपर निर्भर रहते हैं वहां के लोग। तो वो भी एक तरीके से एग्रीकल्चर का एक टाइप है, ठीक है। वो फार्मिंग नहीं है, वो क्या है, एक तरीके से पशुओं को पाल करके, अनाज ना उगा करके हम पशुओं को पाल रहे हैं, और उनका जैसे दूध है और ऊन है, भेड़ है, तो उससे ऊन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो भी हमारे एक अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है, राइट। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये डिटो जो आपका यूपीएससी के सिलेबस में जो लिखा हुआ है ये वही है कि विश्व में मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, ठीक है। मतलब कि जो भी की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब इसमें मिनरल रिसोर्सेज भी हैं आपके, सारे ऑयल रिसोर्सेज भी हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हैं, सॉयल रिसोर्सेज भी हैं, वाटर रिसोर्सेज भी हैं, मतलब जो भी है। खास तौर पे आपको मिनरल्स और ऑयल रिसोर्सेज तो आपको खास तौर पे फोकस करके पढ़ना है कि कहाँ पर कौन सा मिनरल, जैसे कहाँ पर आपका बॉक्साइट होता है, कहाँ पर आपका मैग्नेटाइट हेमेटाइट होता है, जो आयरन के ओर हैं, आयरन के अयस्क हैं, कहाँ पर आपका तांबा निकाला जाता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, और कहाँ पर आपके प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, कहाँ पर प्राकृतिक तेल के भंडार हैं, तो वो सारे एरियाज उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, वर्ल्ड में, और खास तौर पे फोकस आपको कहाँ पे करना है, साउथ एशिया में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये स्पेशली चूंकि ब्रैकेट में लिख दिया गया है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, आपको उस पर फोकस करना है, राइट। देन आपका इस पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब जो भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, स्टील इंडस्ट्री है, आपका जो जहाज रानी उद्योग है जिसको आप बोलते हैं शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है, और आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो जहां पर हैं वहीं पर क्यों हैं, उसके पीछे के कौन से लोकेशनल फैक्टर्स हैं, किन कारणों से एक पर्टिकुलर एरिया में वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप हो गई, उसके पीछे कौन से इंपॉर्टेंट फेवरेबल फैक्टर्स थे, ठीक है। तो उन फैक्टर्स को, उन लोकेशनल फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, वहां पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज का जमाव है, वहां पर कहां कहां पर इंडस्ट्री वहां पर फैले हुए हैं, राइट। वैसे ही वर्ल्ड में आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के कौन कौन से मेजर सेंटर्स हैं, वर्ल्ड में शिपिंग इंडस्ट्री के कौन कौन से मेजर सेंटर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिस्कस किया कि हम लोग किस तरीके से ज्योग्राफी जीएस का पूरा हम लोग स्टडी कर रहे होंगे आगे के क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।